फाइल हमें किसी ऐसे रिलायबल प्रोजेक्ट में मिलनी चाहिए जिसमें हमें उम्मीद हो कि हम इसको प्लॉट में तो कन्वर्ट। फाइल वो होती है जिसका अभी एग्जिस्ट ना। मार्केट में बेशुमार प्रोजेक्ट्स की बेसिकली जो फाइल्स को ज़्यादा दिया जाता है मार्केट में, ओवर सेलिंग की जाती है। उसकी रीज़न ये होती है कि उस टाइम डेवलपर ने मार्केट में भी एनओसी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स हैं जिनके पास अपनी लैंड है और ख़ास तौर पे बिल्डर का बैकग्राउंड अच्छा है, ऐसे प्रोजेक्ट में आपने करना अपनी डेवलपमेंट में छोटे प्रोजेक्ट्स तो हैं वो मेरे ख्याल में पिंडी इस्लामाबाद में बहुत कम मेरे ख्याल में देखने में आया है कि छोटे प्रोजेक्ट्स ने करें। ये जीटी रोड की तो इसके ऊपर भी अच्छे प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, तो वहाँ पे भी अब उसका जो टारगेटेड क्लाइंट है वो जेलम है, उस साइड के है जो दीना के हो गए लोग, तो वो उस एरिया को अप्रोच करते हैं। वो इस वजह से करते हैं कि वो उन्हें नियरेस्ट कि अब ये जो नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सराउंडिंग में भी वो अटक में चला जाता है, फतेह जंग में चला जाता है, लेकिन तकरीबन तमाम प्रोजेक्ट्स सोसाइटी वालों से या उसके जो लोकल एरिया में जाके भी पूछा जाए तो वो इस्लामाबाद में के टेरिटरी में नहीं आते। क्लाइंट को धोखा दिया जा रहा है कि इस्लामाबाद कह के इतनी दूर की ज़मीनों को इस्लामाबाद के अंदर शुमार करके बेचा जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दरूद व सलाम हो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मैं हूँ सैयद अमाद हसन और आप देख रहे हैं हिट्स मार्केटिंग का फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज जिस अहम सवालात की तरफ हमारी टीम ने हमारी तवज्जो दिलाई और आपको हम उसके हवाले से आगाह करेंगे। मेरे साथ दो बहुत अच्छे और एक्सपर्ट ओपिनियन रखने वाले मेहमान हैं। वो आपको बताएंगे कि जब भी किसी भी जगह आपने प्रॉपर्टी ख़रीदनी हो, आपने किसी किस्म की रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करनी हो, तो किन बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए। आज हम जो हमारा मेन टॉपिक है उसमें हम कवर करेंगे कि फ़ाइल और प्लाट में क्या फ़र्क होता है, क्योंकि बहुत से लोग या लेमैन समझ लें, जिन लोगों को इन चीज़ की समझ नहीं होती, वो इसको मिक्स करते हैं और जब वो किसी किस्म की एक फ़ाइल ले लेते हैं वो प्लाट में कन्वर्ट नहीं करते और उसका उनको अल्टीमेट फ्यूचर में नुकसान होता है। तो आज इस हवाले से हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तलहा बिन जावेद और शाहजहान सैयद। अभी मेरा क्वेश्चन है तलहा बिन जावेद से कि मुझे ये बताएं, हमारे बल्कि व्यूवर्स को, हमारे फॉलोअर्स को, सब्सक्राइबर्स को, कि फ़ाइल और प्लाट में बेसिकली क्या फ़र्क है। थैंक यू सो मच हमाद साहब, आपने हमें इस मौके पे बुलाया कि इस बारे में आपको बताएं कि प्लॉट और फाइल में फ़र्क है। देखिए, प्लॉट जो होता है जिसके ऊपर आप खड़े हो सकें, जिसके ऊपर पोजेशन हो, उसे हम प्लॉट कहते हैं। और फाइल वो होती है जिसका अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा ज़मीन, उसको हम कहते हैं फाइल है। ये प्लॉट जो होता है उसके ऊपर हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। किसी भी टाइम आप उस प्रोजेक्ट के ऊपर जाके आप अपना घर बना सकते हैं या आगे फर्दर किसी को भी ट्रांसफ़र करें और वो उसके ऊपर कोई अपना प्रोजेक्ट, घर या जो भी उसमें बनाना है वो बना सकता है। फाइल जो होती है उसको अभी इनिशियल फेज में होता है, कोई भी प्रोजेक्ट अब फाइल दी जाती है, क्योंकि फाइल के अंदर जो प्लॉट है वो भी बनना नहीं होता, इट्स टेक टाइम। लेकिन ये ज़रूरी है कि फ़ाइल जो है, फ़ाइल के लिए आप जो मामलात कर रहे होते हैं कि फ़ाइल को कन्वर्ट करते हैं प्लॉट में, जो जिसमें 6 महीने, 10 महीने या देखा जाए तो 5-5 साल भी लग जाते हैं। अच्छा शाहजहान साहब, मुझे आप ये बताइए कि फ़ाइल को प्लॉट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। जैसे कि अभी तलहा साहब ने बताया है कि फ़ाइल का कोई दौरानिया नहीं होता, वो 5 साल भी चल सकती है, बाज़ों का प्रॉफिट जल्दी भी दे देती है। तो अगर इसको देखा जाए तो इसको फ़ाइल को प्लॉट में कैसे बदला जा सकता है, या फ़ाइल को छोड़ दिया जाए बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी शाह जी, जैसा कि आपने सवाल किया कि फ़ाइल को प्लॉट में कैसे करवाएं, पहली बात तो ये है कि फ़ाइल हमें किसी ऐसे रिलायबल प्रोजेक्ट में मिलनी चाहिए जिसमें हमें उम्मीद हो कि हम इसको प्लॉट में कन्वर्ट करवा सकते हैं। यहाँ बहुत सी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो हवा में प्रोजेक्ट बेच रही हैं, फ़ाइलें दे देती हैं, लोगों के पास चली जाती हैं और उनको साल साल गुजर जाते हैं और नहीं पता चलता उनकी ज़मीन कहाँ पे है, उनके ऑनर कहाँ पे हैं और सोसाइटी की मैनेजमेंट कहाँ है। फ़ाइलें बेची, मार्केट से गायब हो गए। बहुत से ऐसे नाम हैं जो मैं लेने बैठ जाऊँ तो मेरे ख्याल में आपका जो प्रोग्राम है आज का इसी में गुजर जाएगा। बहरहाल हम आते हैं कि प्लॉट को, फ़ाइल को हमने प्लॉट में कैसे करना है। तो उसका तरीक़ेकार ये है कि जितने भी रिलायबल एनओसी अप्रूव्ड और जिनकी लैंड मौके पे मौजूद है, ऐसे प्रोजेक्ट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी जो भी फ़ाइल है उसकी आप इंस्टॉलमेंट पे करें। जब आप इंस्टॉलमेंट पे करते हैं तो उसका तरीक़ेकार ये होता है
कि हर सोसाइटी के अपने बायलॉज होते हैं, कोई 50% पे बेल्टिंग करता है, कोई 100% पे करता है। तो जब आप उसकी पूरी पेमेंट करते हो तो उसमें आपका बेल्टिंग में आके आपको अलॉटमेंट मिलती है, प्लॉट का नंबर मिलता है, और जब आपको प्लॉट का नंबर मिलता है तो उस दौरान आपका जो प्लॉट है आपको एलोकेट हो जाता है। उसके बाद फिर आपका अगला पोजेशन का प्रोसेस होता है जिसमें वो ड्यूज़ वाजबात आपके क्लियर होते हैं और उसका आपको मिलता है। तो बुनियादी तौर पे जो इस बात को करने का मकसद है कि आप अगर अपने प्लॉट में जाना चाहते हैं तो फाइल में जितनी आपकी बैलेंस ड्यूज़ आते हैं, आपकी इंस्टॉलमेंट आती है, आपको उसे पे करना चाहिए। अच्छा तलहा साहब, मुझे ये बताइए, ये क्वेश्चन मेरा आपसे है कि मार्केट में बेशुमार प्रोजेक्ट्स की बेशुमार फाइल्स फ्लोट हो रही होती हैं। हमारे कुछ मार्केटिंग के दोस्त भी हैं, वो भी बताते हैं कि हमारी 1000 फाइल हैं हमारे पास, फ़िलहाल प्रोजेक्ट की 10,000 फाइल्स हैं। तो मुझे ये बताइए कि उन्हीं प्रोजेक्ट्स की अगर हम थोड़ी सी सर्च करते हैं तो किसी की 200 कनाल ज़मीन है, किसी की 300 कनाल ज़मीन है, तो ये कैसे मुमकिन है कि 200 या 300 कनाल ज़मीन वाली की 10 से 15,000 फाइल्स मार्केट में फ़्लोट कर रही हों? इसको हम क्या कहेंगे, या ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं? थैंक यू हमाद। जैसे आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि क्यों प्रोजेक्ट में फ़ाइल ज़्यादा होती हैं। देखिए, जैसा कि एक मुख्तलिफ आप ये देख लें पहले कि प्रोजेक्ट को किस बंदे ने डेवलपर कौन है उसका। डेवलपर के को देखते हुए हम फैसला कर सकते हैं कि उसके प्रोजेक्ट के अंदर फाइल्स किस लेवल पे हैं और वो कितनी फाइल्स निकाल रहा है, कि वो फाइल्स को मैनेज कर सकता है कि नहीं। बेसिकली जो फाइल्स को ज़्यादा दिया जाता है मार्केट में, ओवर सेलिंग की जाती है। उसकी रीज़न ये होती है कि उस टाइम डेवलपर ने मार्केट से पैसे ले रहा होता है जो उसकी उस टाइम नीड होती है। उस नीड को पूरा करने के लिए वो एक्स्ट्रा फाइल्स देता है मार्केट के अंदर, जिनको वो बाद में मैनेज करता है फाइल को मर्जिंग की सूरत में, या फिर उसको एडजस्ट करके उनको पूरा कर लेता है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। जी, ये अब तक आपको हमने फ़ाइल के हवाले से थोड़ा सा गाइड किया है। अब मेरा क्वेश्चन है शाहजहां साहब से कि मुझे ये बताएं, बल्कि हमारे व्यूवर्स को बताएं कि किस तरह की सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जी शाह जी, जैसा कि आपने पूछा कि किस तरह के प्रोजेक्ट और हाउसिंग सोसाइटीज़ में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो बुनियादी नुक्ता यही है कि जितने भी एनओसी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स हैं जिनके पास अपनी लैंड है और ख़ास तौर पे बिल्डर का बैकग्राउंड अच्छा है, ऐसे प्रोजेक्ट में आपने करना है। अभी आपने देखा है कि बैरिया ने, डीएचए ने, गुलबर्ग हो गया, ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं कि जिन्होंने एक हाउसिंग सोसाइटी का ट्रेंड सेटल किया। उसके बाद देखा देखी काफ़ी सोसाइटीज़ आई जो कि इस्लामाबाद में है, तो उनमें भी, यहाँ पे भी बहुत अच्छे नाम है इस्लामाबाद में भी जिन पे हम इन्वेस्टमेंट के हवाले से आपको सजेशन दे सकते हैं, जैसे कि कैपिटल स्मार्ट सिटी है। मैं अक्सर अपने क्लाइंट से कहता हूँ कि ये इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, एनओसी अप्रूव्ड है, लैंड इनकी है, हबीब रफीक डेवलपर है जिनका बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है। उसके अलावा मैं बात करूँ तो पार्क व्यू सिटी है जो कि पिछले 4-5 सालों में बहुत अच्छी सिचुएशन पे आई है। पहले इसकी मार्केट रुकी हुई थी, लेकिन मैनेजमेंट को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने पिछले 5 सालों में इस पे बहुत अच्छा काम किया है और क्लाइंट को उसमें से मुस्तफ़ीद किया है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, इस्लामाबाद में बहुत बड़ा नाम आता है चौधरी मजीद, जिन्होंने मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के साथ काम शुरू किया। उसके बाद उन्होंने अपना फैसल टाउन बनाया, फैसल हिल बनाई उन्होंने, तो इसमें भी फैसल मार्गला सिटी है उनकी। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि रिलायबल हम कह सकते हैं कि इनमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कैश पे भी और इंस्टॉलमेंट पे भी। सॉरी, कता कलामी माफ़। यहाँ ऐसे होता है कि लोग कहते तो ये हैं कि 4,000 से 5,000 कनाल या 10,000 कनाल या इससे भी बड़ी आवाज़ें देते हैं मार्केट में, लेकिन उनके पास जो एलओपी होता है, जो कि ख़ुद एनओसी नहीं है, सिर्फ एक छोटे से वक्त का इजाज़तनामा है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स, मज़ीद डॉक्यूमेंटेशन पूरी कर लें, तो वो 200 से 300 कनाल का उनके पास होता है, लेकिन वो उसको कह रहे होते हैं एनओसी अप्रूव है। शादी, जैसे कि आपने बात की एनओसी के हवाले से, तो एनओसी वाली बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं जी हमारे पास 2-4 हज़ार कनाल जगह है, जबकि किसी का फाटा से, किसी का नया पाकिस्तान से, किसी का 150, किसी का 130 कनाल पे एनओसी होता है, कोई 200 कनाल पे लेके बैठा होता है। तो मैं शुरू से इस चीज़ के खिलाफ हूँ। मैं कहता हूँ कि जब तक आपको प्रॉपर एनओसीज नहीं मिलते मुतलका डिपार्टमेंट से, मुतलका इदारों से, तो तब तक आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करवानी चाहिए। अब बहुत से ऐसे क्लाइंट्स हैं जो हमें गिला करते हैं कि हमने फलां जगह से या फलां डीलर से या फलां किसी मार्केटिंग कंपनी से हमने ये प्लॉट लिया, अब हम मौके पे गए और ना हमें वो प्लॉट दिखा रहे हैं, ना हमें जगह मिल रही है, ना हमें पता चल रहा है वो सोसाइटी कहाँ पे है। तो ऐसे बहुत से मामलात या फ्रॉड कह लें मार्केट में अक्सर हो जाते हैं कि लोग बेचारे ट्रस्ट कर जाते हैं और ट्रस्ट की वजह से उनको वो ऐसी चीज़ मिल जाती है जो बुनियादी तौर पे ज़मीन पे ही नहीं होती।
तो मैं सबसे यही कहूँगा कि आपने सबसे पहले उस प्रोजेक्ट की हिस्ट्री मालूम करनी है कि उस प्रोजेक्ट को बनाने वाले कौन लोग हैं, उस प्रोजेक्ट की लोकेशन कौन सी है। और मेरा तो ये भाई मानना है कि प्लॉट या ज़मीन का सौदा आप तब करें जब आपका अपनी ज़मीन में पैर हो, उसके अलावा आपको करना ही नहीं चाहिए। तो इसलिए एनओसी भी ऐसा ही होता है, 100-150 कनाल पे लेके बैठे होते हैं और उसके बाद रखते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ग्रुप्स भी हैं जो अच्छे हैं, अब उसको वो फेजेस वाइज करते हैं, जैसे कि पहले 2000 कनाल पे ले लिया, फिर 2 पे ले लिया, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट उसकी लैंड एक्वायर करते, लैंड परचेज करते एक टाइम लगता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि एक बंदे ने 20,000 कनाल अगर अनाउंस कर दिया तो वो 20,000 कनाल पे ही एनओसी लेगा, तो ऐसा नहीं मुमकिन होता है। आपको थोड़ा सा रियलिस्टिक होकर देखना पड़ता है कि बाद औक़ात ज़मीन की परचेजिंग में, मामलात में आपको टाइम लगता है, तो इतना फंड्स और बिल्डर के पास होता नहीं है कि जिसको इनिशियल स्टेज पे लगा लिया जाए। सो यही बात है कि फेजेस के हिसाब से ही एनओसी लिया जाता है और उस हिसाब से उसको डिलीवर किया जाता है। अच्छा तला साहब, आप मुझे ये बताएं कि ये जो प्रोजेक्ट्स में ताख़ीर होती है, बहुत बड़े बड़े नाम भी मतलब डिकेड ले जाते हैं अपनी डेवलपमेंट में। छोटे प्रोजेक्ट्स तो हैं वो मेरे ख्याल में पिंडी इस्लामाबाद में बहुत कम मेरे ख्याल में देखने में आया है कि छोटे प्रोजेक्ट्स ने टाइम पे डिलीवरी दी हो या डिलीवरी दी हो। मतलब वो किसी ना किसी एक फ़ेज़ का, एक ब्लॉक की तो डिलीवरी दे देते हैं, बाकी वो वैसे के वैसे ही गैर आबाद पड़ा रहता है, डेवलपमेंट भी नहीं होती। अगर किसी जगह पे डेवलपमेंट हो भी जाती है तो उसको आबाद नहीं कर पाते। इस हवाले से थोड़ा सा आगाह कीजिएगा हमारे क्लाइंट्स को। देखिए शायरी, जो आप कह रहे हैं, जिस तरह आपने कहा कि प्रोजेक्ट की डिलीवरी लेट क्यों होती है, इसमें दोनों एंड्स हैं। कुछ टाइम हम ये देखते हैं कि जो डेवलपर है उसके एंड पे कुछ मसाइल हैं और कुछ क्लाइंट एंड पे। बेसिकली क्लाइंट एंड पे जो इश्यूज़ हैं वो ये हैं कि क्लाइंट हम वक्त पे अपने प्लॉट की या फाइल्स की किस्तें नहीं दे रहा होता, जिसकी वजह से डेवलपर ने उसी फंड्स को लेते हुए प्रोजेक्ट के ऊपर डेवलपमेंट करनी होती है और जिसकी वजह से प्रोजेक्ट डिले हो रहा होता है। लाइक अगर आपने 4 साल का प्लान दिया हुआ है और एक क्लाइंट 5 साल उसको किस्त नहीं देगा, और एक क्लाइंट नहीं होता, इस तरह हज़ारों क्लाइंट्स होते हैं जो प्रोजेक्ट में आपको डिले के बाइस बनते हैं, क्योंकि वो टाइमली अपनी इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर रहे होते। तो जो एक बड़ी रीज़न है प्रोजेक्ट को डिले होने में। और सेकेंडली जो मसाइल आते हैं डेवलपर एंड से, एक तो एनओसीज़ के, क्योंकि हमारे ज़्यादातर डेवलपर्स ने एनओसी नहीं लिया होता और वो प्रोजेक्ट अपना लॉन्च कर देते हैं और क्लाइंट को कहा होता है कि 4 साल या 5 साल में हम आपको पोजेसन देंगे। जब एनओसी नहीं होता, इदारों के साथ उनके साथ मामलात पूरे नहीं हो रहे होते, उनकी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट डिले हो रहा था। और सेकेंडली जो डेवलपर है उसका इशू ये होता है कि वो लैंड उसके पास पूरी नहीं होती। जिस तरह उसने कहा होता है कि मेरे पास 5,000 कनाल 7,000 कनाल ज़मीन है और वो 5-7 हज़ार कनाल होती नहीं है और उसने फाइलें 5-7 हज़ार कनाल से ज़्यादा की बेच चुका होता है और उसको उस चीज़ को मैनेज करने में ये टाइम लग रहा होता है। शाहजहान साहब, आपसे अब मेरा ये क्वेश्चन है, अगर हम स्पेसिफ़िकली बात करें रावलपिंडी इस्लामाबाद के क्लाइंट्स के लिए, फॉलोअर्स के लिए, तो इस्लामाबाद पिंडी में किस एरिए में या किस सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? कोई अगर आप नाम बोलना चाहें तो अगर बोल दें, हमारे व्यूवर्स के लिए ज़रा थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। लेकिन अगर आप उसका कोई क्राइटेरिया सेट कर देते हैं या बता देते हैं जो आपकी नज़र में बेहतर हो, तो वो भी बता दें। अच्छा जी, जैसे कि आपने पूछा कि इस्लामाबाद में कौन से एरिया में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो ये डिपेंड करता है कि आपका टारगेटेड एरिया कौन सा है। अब हर एरिया का हर तरह का डिफरेंट क्लाइंट है। जैसे कि अगर हम मोटरवे के आसपास प्रोजेक्ट्स की बात करें तो वो फैसलाबाद, बलवाल, सरगोदा, इवन के लाहौर के लोगों को ये सूट करता है, तो वो लोग वहाँ पे अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जैसे कि मैं आपसे पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि कैपिटल स्मार्ट सिटी होगी एक अच्छा नाम है, तो जो लोग उस एरिया को रहते हैं या अप्रोच कर सकते हैं तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, एक अच्छा रिलायबल प्रोजेक्ट है। सेकेंडली अगर हम बात करें कि जीटी रोड की, तो इसके ऊपर भी अच्छे प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, तो वहाँ पे भी अब उसका जो टारगेटेड क्लाइंट है वो झेलम है, उस साइड के हैं, जो दीना के हो गए लोग, तो वो उस एरिया को अप्रोच करते हैं। वो इस वजह से करते हैं कि वो उन्हें नियरेस्ट प्लेस बनती है कि वो इस्लामाबाद में अगर आते हैं तो अपने एरिया से निकले और आके अपने घर में आ गए, तो वो यहाँ से इस्लामाबाद किसी काम से आते हैं तो यहाँ से वापसी जाने के लिए आसानी रहती है। तो मैं कह सकता हूँ कि स्पेसिफिक क्लाइंट नहीं होता, फिर कुछ बजट के हिसाब से करते हैं। एक बंदे का बजट है अगर 50 लाख रुपए प्लॉट, 50 लाख रुपए में 5 मरले का प्लॉट ले सकता है, तो वो फिर अपने बजट को देखते हुए उसमें करता है। अब पार्क व्यू की बात करें तो उसमें 70 लाख 75 लाख रुपए की बुकिंग है, तो जिस बंदे का बजट इतना नहीं होगा तो डेफिनेटली उसमें नहीं जाएगा, वो किसी और प्रोजेक्ट में चला जाएगा। तो इसलिए हर बंदे का या हर क्लाइंट का अपना एक माइंडसेट होता है जिसके मुताबिक वो इन्वेस्टमेंट करता है। अब बड़ा अच्छा इन्होंने गाइड किया है शाहजहान साहब ने। ताला साहब, मुझसे मेरा आपसे क्वेश्चन है
कि ये जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स इस्लामाबाद, रावलपिंडी के सराउंडिंग्स में भी सेल हो रहे हैं, जैसा कि अब ये जो नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सराउंडिंग में भी वो तो अटक में चला जाता है, फतेह जंग में चला जाता है, लेकिन तकरीबन तमाम प्रोजेक्ट्स इस्लामाबाद के नाम करके बेचे जा रहे हैं। तो क्या ये वाकई इस्लामाबाद है? हमारे क्लाइंट्स को आप क्या बताएंगे इस हवाले से, उन्हें क्या गाइडेंस देंगे? थैंक यू हमाद। जैसे आपने कहा कि इस्लामाबाद कह के बेचा जा रहा है, आप देखें इस्लामाबाद में जितने भी चक्री या उसके सराउंडिंग में या एयरपोर्ट के सराउंडिंग में जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको इस्लामाबाद कह के बेचा जा रहा है। कभी उस सोसाइटी वालों से या उसके जो लोकल एरिया में जाके भी पूछा जाए तो वो इस्लामाबाद में के टेरिटरी में नहीं आते। वो या तो पिंडी में आ रहे होंगे या फतेह जंग में आ रहे हैं या अटक में आ रहे होंगे। तो ये बेसिकली एक तौर पे क्लाइंट को धोखा दिया जा रहा है कि इस्लामाबाद कह के इतनी दूर की ज़मीनों को इस्लामाबाद के अंदर शुमार करके बेचा जा रहा है। बेसिकली वो पिंडी या फतेह जंग या अटक की ज़मीनें हैं। जी, तो ये आपने जाना शाहजहां साहब से और तलहा साहब से, जो उनका एक्सपर्ट ओपिनियन था। हम इसी तरीके से आपकी गाइडेंस के लिए, आपकी अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम्स करते रहेंगे ताकि आप जब भी प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने लगें तो बहुत अच्छे तरीके से इन चीज़ों को एनालिसिस कर लें और किसी अच्छे कंसल्टेंट से रब्ता करके यकीनी तौर पे जब आप ख़रीदारी करते हैं तो आपको नुकसान का या आपको धोखे का यानी कि उसका जो आंसर है या वो एलिमेंट है वो कम से कम होता है। तो बहरहाल इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में नई किस्त के साथ, नए सवालात और जवाबात के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।